ये जो कहानी हमको बार बार पढ़वाई जाती है, सुनाई जाती है, कबूतर का सूप और बकरे की दावत। इसमें जो सोनू भाई ने जो कहानी बताई है वो दरअसल कंक्लूड जो किया है, कंक्लूड उसमें एक लाइन रह गई है। कहानी से ऐसा लगता है जैसे ओबीसी जो लोग हैं वो जग नहीं रहे हैं, पर कहानी ये कह रही है ओबीसी जाओ भाड़ में, चूहा तो अपनी जान बचा के निकल गया और ओबीसी कट गए। इस कहानी को जब कंक्लूड किया जाए तो ये बात अच्छी तरह से बताई जाए और ये कहानी बार बार सुनाई जाए कि मैं तो चूहा था तुम्हारी निगाह में, तुम्हें आगाह करके तेज निकल गया, तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए तुम कट गए। इससे हमारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि हमने उनको जगाया, अपना फर्ज पूरा किया, नहीं माने तो कट गए, सूप बन गए, दावत बन गए, वो जाने उनका काम जाने। कारण क्या है कि उनको जगाने के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क हो गया। आरक्षण का काम बहुत बढ़िया चल रहा था, हम लोग बहुत बढ़िया तरक्की कर रहे थे, बहुत आराम स्मूथ से हमारे बच्चे पढ़ रहे थे। जितने हमें शासन से, जितने हमें देश से थोड़े बहुत लाभ मिल रहे थे वो आराम से मिल रहे थे। पर जब से हमने ओबीसी को जगाना शुरू किया तब से ओबीसी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर उनको जगाने की सजा हमें मिल गई। और सबसे ज्यादा खुश ओबीसी है। वो इस बात के लिए खुश है कि अब इसको खींच के नीचे फिर लाओ। उसको बार बार ये बताया जाता है कि देख इसके बच्चे पढ़ गए, लिख गए, अफसर बन गए, इनको खींच के हम वहीं लेके आएंगे। और ओबीसी ने कभी ये सवाल नहीं किया कि हमारे बच्चे भी पढ़ के लिख के ऊपर पहुंच जाए। उनको तो ये नहीं पता कि उनका तो आरक्षण देश में आने से पहले ही खत्म कर दिया जब क्रीमी लेयर की उसके अंदर कंडीशन लगाई। तो इस कहानी को बार बार सुनाना चाहिए और बार बार सुना के ये बताना चाहिए कि हम अपने जगाने का फर्ज पूरा कर रहे हैं, पर हम अपनी जान पहले बचाएंगे, क्योंकि अपनी जान बचाने का जो पूरा का पूरा किसी मनुष्य का या किसी जीव का राइट है, वो प्राइम राइट है। सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए और उस जान बचाने के लिए हमको जितना तेजी से हो सके उतनी तेजी से इकट्ठे होना चाहिए। और हमारे इकट्ठे होने में और हमारे तेजी से इकट्ठे होने में जितने भी छेद थे, जितनी भी समस्याएं थी, वो पहले से सारी की सारी समझी, जानी, देखी। पूरे जीवन का जितना निचोड़ था वो सब उसमें लगाया, महापुरुषों का जितना दिया हुआ था वो सब उसमें लगाया और लगभग सारे छेद बंद कर दिए। पर कुछ छेद ऐसे हैं जो होते रहेंगे और उनको हम लगातार बंद करते रहेंगे, इसलिए वो परमानेंट बंद नहीं हो सकते। उन छेदों को पहचान लो कि वो कौन से छेद हैं, वो कौन से घात हैं जो लगातार होते रहेंगे। हम उनको परमानेंट बंद नहीं कर सकते, पर हम उनका इलाज कर सकते हैं। ये बुद्ध के समय भी थे, बुद्ध से पहले भी थे और बुद्ध के बाद भी थे। सारी बीमारियां हम लगभग काट चुके हैं। हम पे पैसे का इल्जाम नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है और हम कोई चंदा वंदा लेते नहीं और हम सीना ठोक के कहते हैं। फिर भी जब भी आप एक एड निकालोगे, जब भी आप एक एडवर्टाइजमेंट निकालोगे, जब भी आप लिखोगे कि हर एक व्यक्ति को अपने खाने का, बैठने का, उठने का खर्चा खुद देना है, रुकने का, आने जाने का खर्चा खुद देना है, तो आपकी इस आलीशान बात को, आपकी इस स्वाभिमानी बात को, आपकी इस फक्र वाली बात को जो आपके विरोधी लोग हैं, चाहे बेशक वो समण है, चाहे वमन है, चाहे भीतर घात है, चाहे बाहरी घात है, यानी चाहे अपने लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, चाहे अपनी विचारधारा के समण लोग हैं, चाहे जो भी हैं, वो ये बार बार कहेंगे देखो आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है आपने पैसा लिया, आप पैसा ले रहे हो, ये क्या है, ये पैसा क्यों ले रहे हो। वो भी जानते हैं कि जो व्यक्ति खाना खाता है वो अपना खाना खाए तो उससे स्वाभिमान जगता है। पर यहां जो पद्धति हमने बदली है और जो पद्धति हमने ली है वो बड़ी कमाल की पद्धति है, क्योंकि जो पैसा व्यक्ति खर्च कर रहा है वो अपने हाथ से अपने ऊपर खर्च कर रहा है और संघ के लिए कर रहा है। यानी कि यहां हर व्यक्ति को अपना पैसा अपने ऊपर अपने अनुसार खर्च करने का पूरा अधिकार संघ ने दिया है और काम संघ का हो रहा है।
कोई शिकायत नहीं कर सकता कि उसका पैसा मारा गया या उससे ज्यादा लिया या चंदा लिया या कम लिया। जिसको जितना चाहे उतना खर्च करे, जिसकी जितनी चाहे उतनी मर्जी करे। हवाई जहाज से आना है हवाई जहाज से आए, उसकी सुविधा है। हेलीकॉप्टर से आना चाहे हेलीकॉप्टर से आए, उसकी सुविधा है। बस से आना चाहे बस से आए, उसकी सुविधा है। पैदल आना चाहे पैदल आए, उसकी सुविधा है। 6 रोटी एक सी मंगाते हैं, उसको मिला मिला देते हैं। कोई आदमी देसी घी के पराठे लेके आ सकता है, कोई आदमी सूखी रोटी लेके आ सकता है, मगर ये भेद को खत्म कर देते हैं जब हम सारे खाने को एक साथ मिला देते हैं। तो शिकायत नहीं कर सकता। पर वो जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं चंदा तो ले रहे हो जी, चंदा तो ले रहे हो जी, आप पैसा तो ले रहे हो, देखो आपके एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। और हमारा जो मूर्ख समण है, मूर्ख समण, वो भी कई बार दारू पी के यहाँ बोल देता है चंदा तो ले रहे हो जी, चंदा तो ले रहे हो, चंदा तो ले रहे हो। मतलब उसको इतनी अक्ल नहीं है, 1 साल हो गया कि यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं क्या बता रहे हैं। वो उनके हाथ के खिलौने। नेता बनना होता ना आदमी को, उसका कोई समझ नहीं होती, समझ ढंग से बना नहीं, बमड़ की भाषा बोलता है। बाहर के लोग तो बोलते हैं, उनको तो हम काउंटर करते हैं, अंदर वालों को भी काउंटर करना है, उसका मुंह बंद करना है कि ये पैसा जो है अपने हिसाब से अपने ऊपर खर्च करना है। समर संघ कोई पैसा नहीं लेता, समर संघ का कोई अकाउंट नहीं। जिंदगी में मैं किसी भी हालत में आप किसी को भी खबरदार कर सकते हैं, किसी को भी धमका सकते हैं कि हम जिंदगी में कभी पैसा पब्लिक से नहीं लेंगे। चाहे 10,000 आदमी है, चाहे 20,000 आदमी है, चाहे 1 लाख आदमी आए, चाहे कुछ भी आए, कभी नहीं लेंगे हम। क्योंकि अगर हम लेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। पैसा मार होता है। मार का मतलब है कि वो हमें मार देता है, खत्म कर देता है। बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ये छेद लगातार आता रहेगा, आप इसको काउंटर करते रहें। हमारा कोई साथी अगर गलती से बोल भी जाए तो आप उसको करेक्ट करते रहें कि हम पैसा जिंदगी में नहीं लेंगे। और कोई हमारा साथी अगर ये बोले कि चंदा लिया है तो उसको वहीं शटअप करना है, वहीं चुप करना है। इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। क्योंकि अगर उसके मन में यहाँ बोलने का तो बाहर कितना बोलता होगा, उसको चुप करना बहुत जरूरी है। एक ये छेद है। दूसरा छेद क्या है कि हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं, हमारे यहाँ कोई अध्यक्षवाद नहीं, हमारे यहाँ कोई ब्राह्मणवाद नहीं, हमारे यहाँ कोई नेता नहीं, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति का नेतृत्व नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे कि हमारे यहाँ जो ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है जो बोलेंगे उनके नाम जाएंगे, वो नेचुरल है, रुकेंगे नहीं। जो बोलता है आदमी की क्यूरियोसिटी होती है, ये कौन बोल रहा है, कौन समझा रहा है। जो जितना अच्छा बोलेगा, जो जितना बढ़िया बोलेगा, जितनी मेहनत करके बोलेगा, उसका उतना अच्छा लोगों के पास असर पड़ेगा। तो लोग नाम पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा होती है मनुष्य की, तो नाम पूछ लेगा कहीं ना कहीं से। तो उस व्यक्ति को वो व्यक्तिवाद में घसीटेंगे और कहेंगे देखो तुम्हारा नेता ये है, देखो तुम्हारा सुप्रीमो ये है, देखो तुम्हारा संघ नायक ये है, देखो तुम्हारा लीडर ये है, तुम्हारा नेतृत्व देने वाला ये है। ऐसे करके वो एक व्यक्ति को पहले मारेंगे, उस व्यक्ति को मारने में सफल हो जाएंगे, फिर दूसरे व्यक्ति को पकड़ेंगे क्योंकि कोई तो ज्यादा काम करेगा, या 2 करेंगे 3 करेंगे, फिर तीसरे को खींचेंगे, फिर चौथे को खींचेंगे, फिर 5वें को खींचेंगे। जो जो लोग ज्यादा काम करते जाएंगे, ज्यादा मेहनत करते जाएंगे, जिनके ज्यादा नाम जाएंगे, उनको वो व्यक्तित्व नेतृत्व के रूप में, व्यक्तिगत नेतृत्व के रूप में सुप्रीमो करके सब में फेमस करेंगे, सब में करेंगे। ये समस्या पुराने समय में भी आई, बुद्ध के समय में भी आई और बाद में भी आई, ये लगातार आती रहेगी। इसका जो इलाज है, वैसे तो एक जो 15 मई को हम संगति करेंगे उसमें इसका इलाज परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। फिर भी ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ जिंदगी में भी कभी भी कोई व्यक्ति नेता नहीं पैदा हो सकता। संघ ही नेतृत्व करेगा, संघ ही हमारा नेता है और संघ ही रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को आपने मन में नेता बना लिया या उसको नेता मान के आपने बात करनी शुरू कर दी, या खुद आपके मन में ये आ गई कि हमारे तो ये व्यक्ति नेता है या वो व्यक्ति नेता है, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये उनका एक सूत्र है संघ को खत्म करने का। संघ खत्म होता है जब उसके अंदर संघ नायक होता है, क्योंकि संघ नायक को मार दोगे तो संघ खत्म हो जाएगा, ऐसा वो प्रचारित करेंगे। पर संघ को नहीं मार सकते, इसलिए संघ नायक कभी जिंदगी में पैदा नहीं करना, ना ही अपने दिमाग में और अपने मन में ये बात लानी है, और ना ही कभी ऐसा व्यवहार करना है कि कोई संघ नायक की तरह व्यवहार करे भी तो उसको मानना नहीं है, उसका विरोध करना है, हर हालात में विरोध करना है। तब इसको हम जीतेंगे। और जो वो एक छेद जो लेके आ रहे हैं, वो एक छेद ये है कि वो हमारी जानकारी को, जो हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं, उसको तोड़ के और मरोड़ के पेश कर रहे हैं, और वो संघ को बार बार संघ में, संगठन में घसीट रहे हैं। यानी वो संघ को संघ मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो संघ को संघ कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि संघ को अगर वो संघ मान लेंगे
तो वो संगठन है, उनको संघ में आना पड़ेगा। वो जानते हैं कि संघ सबसे बड़ा होता है और एक ही होता है, इसलिए वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि समर संघ संघ है। वो हमेशा समर संघों को कहेंगे, अरे ये भी एक संगठन है, ये भी कुछ लोग आ गए हैं, इनका भी कुछ ऐसा मामला है, इनकी भी कुछ ऐसी चीज है। तो किसी भी हालत में वो इस बात को नहीं मानेंगे कि हम संघ है, पर हम इस पर डटे रहेंगे कि ये संघ है और संगठन का कोई भी जो दोष है हमारे अंदर नहीं आएगा। एक छेद ये है कि वो क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हम कभी नहीं आएंगे, हम कभी पार्टी नहीं बनाएंगे, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति राजनीति करने जाए वो जा सकता है। राजनीतिक लोग अगर इकट्ठे होकर आए और संघ से कुछ निवेदन करें तो फिर संघ सोचेगा क्या करना है, उस समय देखेगा जो भी हालत होगी क्या नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करेंगे, क्योंकि हमारा तो हर व्यक्ति से संबंध रहेगा। हम तो संघ है, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, मगर राजनीतिक पार्टियों में जितने भी लोग हैं समण है वो सारे इसके मेंबर हैं। हम संगठन नहीं है, पर संगठनों में जितने लोग हैं उन सबसे हमारा संबंध रहेगा, क्योंकि हम संघ हैं। जो लड़के दलबल में जहां भी काम कर रहे हैं, हम लड़कों के दलबल नहीं है, पर हम संघ हैं, हमारा उनसे संबंध रहेगा। जितने भी धार्मिक लोग हैं या भिक्खु हैं वो बेशक अलग अलग हैं, पर हम संघ हैं तो हमारा उनसे संबंध रहेगा। पानीपत की जो मीटिंग थी, हाउस थी, उसमें ये बात पारित हो चुकी है हाउस के द्वारा कि हम हर सभा हर मीटिंग में जाएंगे और हर जगह हमारे लोग जितने भी हैं समर संघी हैं उनको ये खुली छूट है कि वो सब जगह जाएं, हर जगह बैठें, हर संगठन में जाएं, हर धार्मिक कार्य में जाएं, लोगों के पास बैठें, हर पार्टी के लोगों में जहां समण है हमारे वहां बैठे बात करें। तो वो लोगों को ये कहेंगे कि देखो जी इनका तो उस राजनीतिक पार्टी के साथ में उठना है बैठना है, देखो जी इनका तो उस राजनीतिक पार्टी के साथ में फोटो खिंचा हुआ है, देखो जी वहां तो इन्होंने भाषण किया, देखो जी वहां तो इन्होंने खाना खाया, देखो जी वहां तो इन्होंने मीटिंग की। और कुछ हमारे लोग ये भी कह सकते हैं देखो जी वहां पर गुप्त मीटिंग हुई, वहां नेता के साथ में ऐसी बात हुई वैसी बात हुई। ये बात ध्यान देने की है, अच्छी तरह से ध्यान देना कि समणों की जो राजनीतिक पार्टी है, जैसे मान लो हमारी कोई राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम ए है और वमन की कोई राजनीतिक पार्टी है जो बी है, तो हमारी राजनीतिक पार्टी कहती है जो बी पार्टी है वो हमारी दुश्मन है राजनीतिक रूप से, और हमारे जितने भी लोग ए हैं यानी ए पार्टी के लोग हैं समण है वो ये प्रचारित करते हैं कि बी हमारी दुश्मन है और इससे हमें लड़ाई करनी है और डंडा लेके खड़े हो जाओ और इससे बात नहीं करनी है। पर जब ए पार्टी का नेता और उस बमनों की बी पार्टी के नेता से समझौता कर लेता है सीटों के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, फिर वो कहता है कि अब बी वाली जो पार्टी के लोग हैं अब वो हमारे दोस्त हैं, अब हमें उनसे बात करनी चाहिए। और जब उसका समझौता विफल हो जाता है तो फिर वो अगली बार कहता है कि अब ए पार्टी के जो समण लोग हैं उनको सी पार्टी के वमन लोगों से समझौता कर लेना चाहिए या सी पार्टी के समणों से समझौता कर लेना चाहिए। वो समझौता करे तो हम गले मिले, और अगर हम गले मिले और हम बात करें और हम चीत करें तो इसका मतलब यह है कि हम विचारधारा के विरोधी हैं, हम बाबा साहब के विरोधी हैं, हम बुद्ध के विरोधी हैं, हम ये जो समर संघ है ये झूठा मूठा चला रहे हैं, हमारा एजेंडा कुछ और है। इसको बारीकी से समझना। जब पार्टियों के लीडर आपस में मिलते हैं तो हमको इजाजत है, पर हम खुद मिले तो हम गद्दार हैं, हम बेकार हैं, हमारा एजेंडा कुछ और है। इसको काउंटर करना है आपको, हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि सारे समण जितने भी हैं वो सारे के सारे संघ में है। कोई कितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, कोई कितना बड़ा भी संगठन हो, कोई कितना बड़ा भी दलबल हो, कोई कितना बड़ा भी धमका या धमिक लोग हो, कुछ भी हो, वो समण से बाहर नहीं है। भिक्खु भी जीवन यापन तभी कर सकते हैं जब समण समाज के लोग उनको कुछ दान करेंगे, क्योंकि वो कमाते नहीं है। इसलिए जो देने वाले लोग हैं अगर वो नहीं होंगे तो भिक्खु का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए देने वाले लोगों के अस्तित्व को ज्यादा बचाना है। ये वो छेद हैं जो लगातार लगातार आएंगे। जो बाहरी घात है उससे तो हम निपटेंगे, मगर जो भीतर घात होता है, जो बेवकूफाना वाला और मूर्ख वाला भीतर घात होता है, उसको भी काउंटर करना है। क्योंकि भीतर घात में क्या होता है कि उसके पास में सारे फोन नंबर होते हैं, वो बातचीत करता है और वो समझी में ना समझी में, जाने में अनजाने में ये जो मूर्खतापूर्ण हरकत करता है, उससे हमारी 3-4 महीने की मेहनत लोअर लेवल पे आ जाती है।
राजस्थान का जब प्रकरण हुआ था तो हमारी जो मेहनत थी वो लोअर लेवल पे आ गई, और फिर जो दोबारा हरकत हुई फिर लोअर लेवल पे आ गई। हमको मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अब इसको प्रोटेक्ट भी करना है, इसको सुरक्षित भी करना है। इसलिए आप सब लोगों को इन छेदों से सावधान रहना है, और जब भी कोई ऐसा छेद की आपको भनक लगे कि ये फिर संघ के अंदर कोई छेद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको तुरंत ही वहां पर भरना है और रोकना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये ठीक ऐसा होगा कि आप छेद वाले मटके में, घड़े में पानी भरते रहिए और वो निकलता रहेगा, और 2-4 साल बाद आप थक जाएंगे, आप कहेंगे ये घड़ा हमारा मटका भरा क्यों नहीं। अरे भाई, भरा तो तब जाता है जब इसमें ये जो छेद हो रहे हैं इनको रोका जाए। अधिकतर छेद हमने बंद कर दिए पहले ही, पर ये कुछ छेद हैं जो होते रहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर स्पोक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने संघ को बढ़ाने के साथ साथ बचाए भी, और ये छेदों को ध्यान रखे, इनकी जानकारी रखे। अभी दिल्ली की संगति है, दिल्ली की संगति की लगभग तैयारी पूरी है, लोग अपना खर्चा जमा करा रहे हैं। गर्मी रहेगी, पानी वानी लेके आए, अपना सामान से आए, सब कुछ आए, जो भी है अपनी गाड़ी में अपना इंतजाम रखें। आज मैं वहां गया था, वेन्यू अच्छा है, एसी वेसी बढ़िया है, साफ सफाई वहां हो रही है, और टेंट वेंट वाले से वहां बातचीत हो जाएगी, क्योंकि 1 मई को यहाँ हम मीटिंग करेंगे दिल्ली में, सब लोग आएंगे, तो वहां जो जो जिम्मेदारियां लोग जो जो लेना चाहेंगे वो लेंगे, जो नहीं लेंगे उनको दी जाएगी, क्योंकि काम तो सबको करना पड़ेगा। अपनी इच्छा से जिम्मेदारी ले लेंगे बेहतर है, उनको संघ जिम्मेदारी देगा उसमें मजा नहीं आता, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ के लें, सारे काम अच्छी तरह से करें, क्योंकि संगतियां अभी स्टार्ट हुई हैं और बहुत बड़ी बड़ी संगतियां होंगी। संघ तो लाखों करोड़ों में जाएगा, और ये रुकेगा नहीं। ये रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि रुकना इसकी नियति ही नहीं है। ये एक बार अगर चालू हो जाता है तो आप इसको धम्म चक्र मान के चलना, जो मेरे शरीर के पीछे, मेरे हेड के पीछे है, ये एक बार गतिमान हो जाता है तो ये रुकता नहीं है। इसको जो दोबारा गतिमान किया था वो बाबा साहब ने किया था, और बाबा साहब का धम्म चक्र रुक जाए ऐसा हो नहीं सकता। और अब संघ आ गया है, और आप यकीन मानना कि संघ का इतना ज्यादा असर हो रहा है, इतना ज्यादा असर हो रहा है कि सारे संगठन, छोटे मोटे संगठनों की तो बात छोड़ो, उनका तो कहीं अस्तित्व नहीं है, वो तो बहुत जल्दी लपेटे में आ जाएंगे। जो बड़े बड़े संगठन हैं जो 30-40 साल से चल रहे हैं, और जो ये कहते हैं कि दादागिरी हमारी ही चलेगी, वो दादा अकेले रह जाएंगे, और उनके सारे के सारे पोते इस समर संघ में आ जाएंगे, और वो देखते रह जाएंगे दादा, अगर उनको अकल समझ में नहीं आई। क्योंकि यहाँ जितने पोते हैं वो सब परेशान हैं कि भाई हमारे अधिकार चले गए हैं, वो अधिकार आने हैं। इसलिए जिद्द हमारी जुड़ने की है, जुड़ेंगे जीतेंगे। जो दिल्ली की तैयारी कर चुके हैं वो आए, और भी जो लोग आना चाहते हैं वो आए। मिलते हैं तो मिलने के बड़े फायदे होते हैं, मिलने का कोई नुकसान कभी होता नहीं। संघ बहुत दिनों बाद हमको मिला है। आप ये समझना कि बुद्ध से पहले और बुद्ध के बाद जो संघ है दोबारा बाबा साहब ने दिया है, उस समय तक भी संघ के वो नियम नहीं आ पाए। अगर बाबा साहब के समय ये संघ के नियम आ जाते तो वो संघ के नियम हमें दे जाते, तो आज हमको ये एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं है, क्योंकि हम हर हालत में जीत के मानेंगे। जिद्द हमारी जीतने की है, जिद्द हमारी जुड़ने की है। दुनिया की कोई ताकत हमको इस बार हरा नहीं सकती, क्योंकि अब बहुत सारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो भक्त बन गए हैं उनको भी अनुयायी बनाएंगे। बहुत सारे बुद्ध के हमारे अनुयायी हैं, जो भक्त बन गए उनको भी अनुयायी बनाएंगे। लगे रहेंगे, क्योंकि जुड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। साधु बहुत बहुत साधुवाद सर। साधु 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 साधु। और कोई साथी नए जुड़े हैं तो परिचय दें। तो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो जरूर परिचय दें। जयवीर सिंह अमरोहा से हैंड रेज है। जय भीम नमो बुद्धाय सर सभी को। जय सर। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट साथियों ने सुनाया अभी विदाउट पीपल के समर्थन के बारे में। मैं सर बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ जुड़े हैं हमारे साथी। अभी मैं एक बात के बारे में जानकारी चाहता हूँ कि अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि वो इटावा से न्यूज छपी थी उत्तर प्रदेश से, कि 17 जातियां ओबीसी की एससी में शामिल कर दी गई हैं, जिससे हमारी 56 एससी की जातियां बढ़कर के 73 हो गई हैं, और ओबीसी की 107 जातियां घट करके 90 रह गई हैं।
तो सर इसके बारे में किसी साथी को ज्यादा जानकारी है तो मैं चाहूंगा कि इससे क्या नाफा नुकसान हो सकता है, या इसे नुकसान से बचने के लिए ऐसी कोई यदि नुकसान होता तो क्या प्रतिक्रिया है, मतलब क्या रास्ता इसका है। तो कोई साथी आदरणीय सुधीर राज जी या अभिषेक राज जी या कोई और अन्य साथी इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी रखते हो तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जाति जाति खेलने से जानकारी तो है वैसे, बस आप ये बताओ मुझे जयवीर जी, जाति जाति खेलने से या जाति की एक टोकरी से उठा के दूसरी जाति में डालने से या जाति की संख्या कम ज्यादा करने से या छोटी बड़ी करने से या एक राज्य में दूसरी जाति और दूसरी जाति दूसरे राज्य में तीसरी जाति, तो इससे चीजें कौन सी उत्पन्न होती हैं और कौन सी चीजें हाईलाइट रहती हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो ये पाओगे कि जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो जाति को झाड़ते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उठाते रहते हैं, पटकते रहते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में जातियां मेंटेन रहे और बनी रहे। आज के समय जो जाति के जो फायदे हैं, खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट को है, वो 3 फायदे हैं। एक, उनको पढ़ाई में रिजर्वेशन मिलता है, तो वो खत्म होने वाला है क्योंकि पढ़ाई सारी प्राइवेट हो गई है। सिर्फ जो बेसिक पढ़ाई है वो थोड़ी बहुत सस्ती रहेगी, जिसमें आप सिर्फ इतना सीख सको कि कार का नंबर क्या है, आपके मोबाइल का नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, और आप ड्राइविंग अच्छी करते हो या कपड़े अच्छे धोते हो या प्रेस अच्छा करते हो, इतनी जानकारी बस। वो आरक्षण वहां खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं है, ऑलमोस्ट हो चुका है। जो नौकरियों में फायदा मिलता है जाति का, आरक्षण का, वो नौकरियों के फायदे भी लगभग खत्म है। अधिकतर नौकरियां अब आपकी जितने भी हैं वो छदम नामों से लोग जा रहे हैं और डायरेक्ट भी भर्ती हो रही है। अब तो लेटरल भर्ती भी हो रही है, जिसमें जाति की सर्टिफिकेट जो होती नहीं है, बस अपनी सिफारिश लगाओ और नौकरी ले लो। तीसरा जो फायदा होता है आरक्षण का, वो होता है एमपी एमएलए बनने में। तो एमपी एमएलए बनने में ओबीसी का तो कोई फायदा नहीं है, जो फायदा है वो शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब का है। सबसे आखिर में जब खत्म होगा तो बस एक दिन घोषणा होगी कि अब जो हर साल 10 में दल बढ़ाया जाता है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। वो शायद अगले 2-3 साल में हो जाएगी, जब, क्योंकि वैसे भी उनकी अब जरूरत नहीं है और वो किसी काम के हैं भी नहीं, उनके काम के भी नहीं रहेंगे। जब उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा तो वो चीज भी खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि चुनाव का कोई और नियम आ जाए जिसमें शेड्यूल कास्ट का या बहुत सारे लोगों का जो चुनावी अधिकार है वो भी चला जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो देश है, तो चलते रहते हैं, दुनिया से बदलती रहती है। इसलिए जो जाति को वो एक टोकरे से उठा के दूसरे में डाल रहे हैं कि अब इतनी जाति इससे ज्यादा है या इससे कम है, उसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा हमें नहीं होने वाला और कोई फायदा ओबीसी को नहीं होने वाला, क्योंकि जाति के आधार पर फायदे ही खत्म हो रहे हैं। और अब उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है। उन्होंने सिस्टम ये निकाला है कि अब जो फायदे दिए जाएंगे वो फायदे गरीबी और अमीरी के आधार पर दिए जाएंगे, जाति के आधार पर नहीं। यानी कि वो जान चुके हैं कि जो कास्ट सिस्टम का जितना फायदा हो सकता था उनको, उतना उन्होंने ले लिया है उससे। अब कास्ट सिस्टम से फायदा नहीं मिलने वाला है, और जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल होती जा रही है वैसे वैसे कास्ट सिस्टम धीरे धीरे एबॉलिश होता जा रहा है, फीका पड़ता जा रहा है। तो ये कास्ट सिस्टम का अंतिम पड़ाव चल रहा है। अब कास्ट सिस्टम से खत्म करके उन्होंने जो पूरा पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर में ले आए हैं, यानी कि व्यापारी क्षेत्र में ले आए हैं। इसको पैसे में बदल दिया है। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो अमीर है, उसको कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं है, और जो गरीब है उसको वो अब फ्री में कुछ चीजें देते हैं, जैसे फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में राशन, फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, फ्री में दवाई। और वो जो मिलता है उसका प्रचार ज्यादा होता है, वो मिलता बहुत कम है, और वो इतना इनसफिशिएंट होता है, इतना कम होता है कि बस प्रचार ही प्रचार। ऐसा लगता है जैसे सबको फ्री फ्री मिल रहा है, पर होता नहीं है। कुछ समय के लिए, जैसे गैस पे सब्सिडी आई, सिलेंडर आया, कुछ समय के लिए फ्री, फिर बात खत्म हो गई। तो वो ऐसा जो झगड़ा है वो बता रहे हैं कि फ्री लोगों को मिलता है। देखो, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं डराना चाहता, मगर स्थिति इतनी भयानक है कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का बता रहा हूं, पूरी दुनिया में 3-4 अरब लोग खत्म करने हैं, क्योंकि 8 अरब के करीब लोग हैं, उनमें से 3-4 अरब लोग खत्म करने हैं। और ये जो खत्म करना चाहते हैं ये वो लोग हैं जो सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। उनको अब लोगों की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था कि कपड़े हाथ से धुलते थे तो धोबी की जरूरत पड़ती थी, जूते हाथ से बनते थे तो जूते बनाने वाली की जरूरत पड़ती थी,
बाल से करते थे, हाथ से करते थे तो बाल काटने वालों की बहुत जरूरत पड़ती थी, कपड़ा बुनने वालों की बहुत जरूरत पड़ती थी, जो खेत में काम करने वाले हैं उनकी लेबर की बहुत जरूरत पड़ती थी, क्योंकि खेत के काम बहुत ज्यादा होते थे। मकान मकान बनाने के लिए मजदूरों की बहुत जरूरत पड़ती थी, सड़कें बनाने के लिए लेबर की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो पहले आदमियों की बहुत जरूरत थी। अब मशीनें आ गई हैं, तो जो बड़े देश हैं, यानी कि जिनके पास में बहुत मशीनें हैं और जो डेवलप कंट्री हैं, उनको आदमियों की आवश्यकता नहीं है। अब कंप्यूटर आ गए हैं तो ऑफिसों के अंदर मैन पावर ही खत्म हो गई है, और भी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, और मशीनें तो ऐसी भी आ गई हैं जो मकान भी बना रही हैं। मतलब आप मकान बनाने का काम सोच सकते हो कि ये मशीन नहीं करेगी तो वो भी मशीन करेगी। तो लोग यहाँ, अब उनको लगता है कि ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो काले पीले लोग हैं, ये लोग अब पृथ्वी पर रहने लायक है नहीं, अब इनको पृथ्वी से खत्म कर देना चाहिए। तो पृथ्वी से खत्म करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट किलिंग और एक होता है इनडायरेक्ट किलिंग। डायरेक्ट किलिंग में तो सीधे सीधे शूट किया जाता है, गोली मारी जाती है। पर इनडायरेक्ट, और उससे बहुत कम लोग मरते हैं, पर इसमें युद्ध भी होते हैं डायरेक्ट किलिंग में। पर इनडायरेक्ट किलिंग में करोड़ों लोग मरते हैं रोज, करोड़ों। जो इनडायरेक्ट किलिंग है वो सबसे खतरनाक है। जैसे लोगों को दवाई मत दो, लोगों को पढ़ने मत दो, लोगों को सोच मत दो, लोगों को शिक्षा मत दो, लोगों को काम मत दो, लोगों को व्यापार मत दो, लोगों को अधिकार मत दो, लोगों को समानता मत दो, लोगों को चुनाव का जो नागरिक का अधिकार है वो मत दो। ये पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और इसको जो चला रहे हैं वो लोग वही हैं जिनके पास सारे संसाधन और सारा पैसा, वो पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं। हमारा देश भी इसकी लपेट में है, उसकी चपेट में है। पर इसके बचने का एक रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। आप कितने पढ़े हो, कितने लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने बुद्धिमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास क्या डिग्री है, फिक्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कितना पैसा वैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पैसे पैसे वाले लोग हैं। आपके पास में सेहत कैसी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके घर मकान कैसे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने चतुर चालाक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, अगर आपको बचना है, कि आप इकट्ठे हैं या नहीं। अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं तो अभी भी बच सकते हैं, और अगर आप नहीं इकट्ठे होते हैं तो 4-5 अरब लोग मारे जाएंगे पूरी दुनिया में, और इनडायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। आपका बच्चा बीमार हुआ, आप बीमार हुए, आप हॉस्पिटल में गए, बच्चे को बचा लो, दवाइयां तो हैं, इंजेक्शन तो हैं, डॉक्टर तो हैं, पर 10 लाख रुपए नहीं है। 10 लाख रुपए का हॉस्पिटल मिलेगा। जहां इलाज है वहां 10 लाख रुपया है, और जहां इलाज नहीं है, जहां फ्री में इलाज का बोर्ड लगा हुआ है, वहां ना डॉक्टर है ना दवाई है, तो बच्चा तो मरेगा मरेगा। आपने कोविड में देखा होगा, जिनके पास पैसा था वो बच गए, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनके जवान जवान लोग जो मरने वाले नहीं थे वो भी मर गए। ये इनडायरेक्ट किलिंग है। आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, गांव तक एजुकेशन नहीं पहुंचेगी, उस आदमी तक ये शिक्षा नहीं पहुंचेगी कि भाई साफ कैसे रहना है, गोली कौन सी खानी है, दवाई कहाँ होती है, हॉस्पिटल कौन सा होता है, उसके अधिकार क्या है, संविधान क्या कहता है क्या नहीं। वो ऐसे ही मर जाएगा। वो सोचेगा कि इस दुनिया में वो आया है तो उसका पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं है, ना उसके पास घर है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास पानी है, ना उसके पास कुछ है, उसे हर चीज तो उसको ये पता ही चलेगा कि सारा अधिकार उसका है, इसलिए वो मारा जाएगा। ये इनडायरेक्ट किलिंग इतनी खतरनाक है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो मारी जाते हैं, ये करोड़ों लोग डेली मरते हैं। छोटा बच्चा है, माँ को पता ही नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद में उसको संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, उसको पढ़ने नहीं दिया। तो छोटे बच्चों की डेथ यहाँ लाखों में होती है। जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसे या अफ्रीका जैसे, इसमें लाखों करोड़ों लोग डेली मरते हैं, बच्चे मरते हैं। हमारे बच्चियों को उठा के कोई बेच देता है, कोई उनके अंग निकाल देता है, कोई वो नशे में चले जाते हैं, उनको शराब पिलाई जाती है, उनको जानकारी नहीं है। ये इनडायरेक्ट किलिंग है। आप अगर बच सकते हो, आपको लगता है कि बचना है, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और अगर आप इकट्ठे नहीं हो तो इसमें से जो बहुत काबिल से लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए या बहुत ज्यादा ये तो गुलाम बन जाएंगे, जाके अपना जीवन गुलामी में काट लेंगे, क्योंकि उनको एक पढ़े लिखे नौकरों की जरूरत पड़ेगी जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे उनके लिए काम करें। पर हमारे जैसे और हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए आफत आ जाएगी, क्योंकि वो तो सबसे नीचे के पायदान पे है, और मारे वही जाएंगे जो सबसे नीचे के पायदान पे है। और ये नियम है प्रकृति का कि जो सबसे नीचे के पायदान पे होता है वही मरेगा। इसलिए आप ये कास्ट वास्ट का क्या है फार्मूला क्या नहीं है, इसमें कहीं कुछ नहीं रखा। इसमें यहाँ जो बहुत सारे लोग थ्योरी बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, उनमें कुछ नहीं रखा। यहाँ जो लोग ज्ञान बघाड़ते हैं, जो करते हैं, हम सुन लेते हैं, सारी बातें ठीक है, पर एक ही काम करना है, बस जुड़ना है तो बचना है। अगर जुड़ गए
तो बच जाएंगे। क्योंकि जब जुड़ जाएंगे तो फिर हम ये तय करेंगे कि गंगा का पानी किस शहर को कितना जाएगा, किस बस्ती में कितना जाएगा, पीने का पानी कहाँ कितना मिलेगा, कहाँ कितना नहीं मिलेगा। और हम नहीं जुड़े तो गंगा का पानी वो हमको देंगे नहीं, चाहे सारा समुद्र में जाके बेकार हो जाए, पर हमें नहीं देंगे, क्योंकि हमें मारना है। भारत में खाने की कमी नहीं है, लाखों टन अनाज है जो सड़ता है, लाखों टन चावल है जो फेंका जाता है समुद्र के अंदर, पर दिया नहीं जाता खाने को, क्योंकि खाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। हम अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो चावल और अनाज फेंकेगा नहीं। दुनिया के अंदर ₹1.25 किलो गेहूं मिलता है, हमारे यहाँ ₹50 किलो गेहूं मिलता है। हम दुनिया से फालतू गेहूं खरीद के अपने लोगों को खाना खिला सकते हैं, पर हम खिलाएंगे नहीं, हम तो अपना ही नहीं दे रहे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सब लोगों को खाना मिले, सबको पानी मिले, सबको शिक्षा मिले, सारी चीज है भारत में। ऐसा नहीं कि भारत में 130 करोड़ लोग हैं और 130 करोड़ हो जाए उनको भी खाना मिल जाएगा। भारत तो दुनिया का सबसे चमत्कार देश है, सबसे ज्यादा फर्टाइल देश है। यहाँ की तो लाखों एकड़ भूमि जो रेलवे के आप दाएं बाएं देखोगे या देखोगे बेकार पड़ी हुई है। इजराइल जैसे देश में 1 इंच भूमि बेकार नहीं होती। यहाँ इतनी भूमि बेकार कर रखी है कि उस पर अगर फलदार वृक्ष भी लगा दिए जाए तो गेहूं कोई ना खाए तो फलों से ही बच जाएंगे सारे। मतलब करोड़ों जो क्या बोलते बीघे जमीन है उसमें फल ही फल लगा दी जाए, आम लगा दिए जाए, उसमें अमरूद लगा दिए जाए, उसमें कुछ लगा दिए, बच्चे नहीं लगाते, क्योंकि अगर लगाएंगे तो ये जो लोग हैं जिनको खत्म करना है वो जी जाएंगे। इसलिए आपको इकट्ठा होना है, इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और नहीं इकट्ठे हो गए तो भाई तैयारी वारी कर लो, मामला सीरियस ही है, कोई इतना आसान है नहीं। चलिए धन्यवाद।